हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं रामकेश स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करणी एकेडमी में। तो देखिए हमने 10 मिनट शो में 4 क्लास ले ली हैं। उनमें पढ़ ली अपने कालीबंगा सभ्यता पढ़ ली है, आहट पढ़ ली है, गणेश्वर पढ़ ली है, वैराट पढ़ ली। सेकंड ग्रेड सिलेबस में ये 4 सभ्यताएं लगती हैं, 4 सभ्यताएं पढ़ ली। आज हम उनसे रिलेटिव एमसीक्यू क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिससे आपको जो भी डाउट रह रहा है वो डाउट क्लियर हो जाए और आपको समझ में आए किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया जाता है, जिसमें मुख्य हैं। इतिहास को प्रमुख 3 कालों में विभक्त किया जाता है और वो 3 काल कौन कौन से हैं, उन कालों के बारे में पूछ रहा है ये। तो पहला ऑप्शन दे रखा है प्राकयुग। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? प्राकयुग। प्राकयुग क्या है? ये युग सृष्टि के आरंभ से लेकर हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक चला था। ये जो प्राकयुग है, जिसे प्राग ऐतिहासिक काल भी बोलते हैं, ये सृष्टि जब से आरंभ होती है तब से प्रारंभ होता है और हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक चलता है। बिल्कुल सही है। आदि युग, हड़प्पा सभ्यता के आरंभ से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, ये भी बिल्कुल सही है। और ऐतिहासिक युग 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक। तो चलिए, ये जो हमारे ऑप्शन है वो तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1870 ईस्वी में सीए हैकेट ने सर्वप्रथम कांसे पत्थर से बनी पूर्व पाषाण कालीन हस्तकुठार खोजी थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके पाषाण काल से। तो ये पूछ रहे हैं, जो सीए हैकेट नाम के विद्वान हैं, उन्होंने 1870 में जो हस्तकुठार हैंडेक्स खोजा था, वो कहाँ से खोजा था? तो वो खोजा था जयपुर और इंद्रगढ़ से। कहाँ से खोजा था? माफ़ी चाहूँगा मैं, ये थोड़ा सा जयपुर और इंद्रगढ़ से। कहाँ से खोजा था वो? जयपुर और इंद्रगढ़ से। इंद्रगढ़ बूंदी में पड़ता है। इंद्रगढ़ कहाँ पड़ता है? बूंदी में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वी आल्चिन ने किस क्षेत्र में पूर्व पाषाण काल के उपकरणों की खोज की? जो वी एल्चिन नाम के विद्वान हैं, इन्होंने जो पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोजे थे, वो खोजे थे जालौर क्षेत्र में। कहाँ खोजे थे? जालौर क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस काल के पत्थर के बने छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ व लघु पाषाण उपकरण कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन बेहद इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना ही चाहिए। तो माइक्रोलिथ या लघु पाषाण उपकरण कहा जाता है मध्य पाषाण काल के उपकरणों को। कौन से उपकरणों को कहा जाता है? मध्य पाषाण काल के उपकरण। भीलवाड़ा के बागौर और बालोतरा के तिलवाड़ा नामक स्थान से प्राप्त उपकरण किस काल के हैं? ये क्वेश्चन आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करो मुझे। लेवल का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वो जो पहले क्वेश्चन बताए वो मैंने नॉर्मल बता दिए क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन आपको कमेंट करना पड़ेगा। जल्दी कमेंट करो। मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। जो भीलवाड़ा में बागौर सभ्यता है और बालोतरा में जो तिलवाड़ा सभ्यता है, वो दोनों की दोनों सभ्यता किस काल की हैं? मध्य पाषाण काल के स्थल हैं। राजस्थान में ताम्र व ताम्र कांस्य कालीन अवशेषों के बारे में असत्य बताइए। जो राजस्थान में ताम्र और ताम्र कांस्यकालीन स्थल हैं, उनके बारे में बताना है। वो कौन सा स्थल कहाँ स्थित है? तो कुराड़ा, डीडवाना कुचावन में। पुरानी किताबों में नागौर लिखा मिलेगा, नया जिला बना है डीडवाना कुचावन, तो इसलिए कुराड़ा ना स्थल कहाँ पड़ता है? डीडवाना कुचावन में। सावड़ियाँ पूगल बीकानेर में पड़ता है। कौल महोली सवाई माधोपुर में पड़ता है। मल्हा जयपुर
बताओ कौन सा गलत है, असत्य युग में कौन सा है? मल्हा जयपुर असत्य युग में, क्योंकि जो मल्हा नाम का स्थल है वो भरतपुर में, ना कि जयपुर में। वो कहाँ है? भरतपुर में। अन्य स्थल जैसे मान लो ये 4 दे रखे हैं, कोई अन्य स्थल पूछ ले तो एलाना स्थल पड़ता है जालौर में, नंदलालपुरा पड़ता है जयपुर में, क्राडोत चिथवाड़ा पड़ता है जयपुर में, पिंड पिंड पाडलिया पड़ता है चित्तौड़गढ़ में, आहाड़ा जाडौल पड़ता है उदयपुर में, गिलुंड राजसमंद में, कालीबंगा हनुमानगढ़ में, गणेश्वर सीकर में। ये आप सबको पता है, तो ये स्थल आपको याद रखने चाहिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस सभ्यता का संबंध लोह युगीन सभ्यता से नहीं है? बताइए, जल्दी बताइए। निम्न में से कौन सी सभ्यता है जो लोह युगीन स्थल नहीं है? बाकी सभ्यता लोह युगीन है, और कौन सा स्थल लोह युगीन नहीं है? तो कौन सा है? कुराड़ा। कौन सा है? कुराड़ा। कुराड़ा जो स्थल है वो डीडवाना कुचावन में स्थित है। ताम्रपाषाण योगिन स्थल है। जोधपुरा लोह योगिन स्थल है। नोह भरतपुर में लोह योगिन स्थल है, और रेंड लोह योगिन स्थल है जो टोंक में पड़ता है, जोधपुरा जयपुर में। तो ये आपका कौन सा है? कुराड़ा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में किस क्षेत्र से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोह युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं? यानी राजस्थान का कौन सा स्थल है जो भारत में लोह युग की सीमा निर्धारित करता है? तो भारत में लोह युग की सीमा निर्धारित करने वाला क्षेत्र है नोह। कौन सा क्षेत्र है? नोह। कहाँ पड़ता है? भरतपुर में। मैंने आप सबको बता दिए। ये स्थलों की लोकेशन कभी कभी डायरेक्ट पूछी जाती है, तो वो आपको याद रखनी है। जैसे नोह भरतपुर में पड़ता है, जोधपुरा जयपुर में पड़ता है, रेंड टोंक में पड़ता है, सोनारी झुंझुनू में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की किन सभ्यताओं से लोह गलाने की भट्टियां और अस्त्र शस्त्र उपकरण बनाने के कारखाने के अवशेष मिले हैं? राजस्थान की कौन सी सभ्यताएं जहां से लोह गलाने की भट्टियां मिलती हैं और अस्त्र शस्त्र हथियार बनाने के कारखाने मिलते हैं? तो वो सभ्यताएं जोधपुरा। वो सभ्यताएं कौन कौन सी? सोनारी सभ्यता, जोधपुरा सभ्यता और बालाथल सभ्यता। कौन कौन सी सभ्यताएं? सोनारी, जोधपुरा और बालाथल। इन सब की लोकेशन आपको कमेंट करते जाना, क्योंकि आप जितने कमेंट करोगे, जितनी आप बार बार लिखोगे चीज़ों को, उतनी आपको याद रहेंगी। तो राजस्थान में लोह गलाने की भट्टियाँ कहाँ कहाँ से मिलती हैं? सोनारी से मिलती है, जोधपुरा से मिलती है और बालाथल से मिलती है। चलिए नेक्स्ट। लोहे की प्रचुरता के कारण किस सभ्यता को प्राचीन राजस्थान के टाटा नगर की संज्ञा दी जाती है? तो राजस्थान का कौन सा स्थल है जिसको टाटा नगर की संज्ञा दी जाती है? वो टाटा नगर की संज्ञा दी जाती है किसको? रेंड टोंक को। कुराड़ा ताम्रयुगीन स्थल है, डीडवाना कुचावन में स्थित है। नोह भरतपुर में लोह युगीन स्थल का लोह युगीन युग का आरंभ माना जाता है। और भीनमाल गुर्जर प्रत्यारकालीन स्थल है, और जो जालौर में स्थित है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की किन सभ्यताओं से स्लेटी रंग के चित्रित मृदवांड के अवशेष मिले हैं? राजस्थान की कौन सी सभ्यता है जहाँ से मृदवांड चित्रित स्लेटी रंग के चित्रित मृदवांड मिले हैं? तो राजस्थान में कौन से स्लेटी रंग के चित्रित मृदवांड? आपके विराटनगर से मिलती हैं। विराटनगर, बैराट को भी बोलते हैं, विराटनगर से भी मिलते हैं, जोधपुरा से भी मिलते हैं, सोनारी से भी मिलते हैं, और नोह से भी मिलते हैं। ये चारों स्थल वही मिलते हैं, चारों से मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट। कालीबंगा सभ्यता के बारे में कथन बताइए। मैंने इसमें खूब सारे कथन लिख रखे हैं,
आपको इससे ज़्यादा कुछ पता हो तो उस चीज़ को मुझे कमेंट करो, जिससे आपका रिवीजन होता रहे, क्योंकि मैं सारी चीज़ें अगर इसमें डालूंगा तो फिर वीडियो बनाने का क्या मतलब रहेगा। तो मैं वीडियो में जो भी पढ़ाया है आपको, कहीं आपने कहीं और से पढ़ाया है उसको भी कमेंट करना आप। ये सभ्यता सरस्वती नदी पर हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन विकसित हुई है। ये जो कालीबंगा सभ्यता है ये सरस्वती, दृश्यवती या घग्गर नदी पर विकसित हुई है, और ये हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन पूर्व काल से विकसित हुई है। बिल्कुल सही है। ये सभ्यता हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये भी कथन सही है। आगे मैं आपको इसको समझाऊंगा। इस सभ्यता का उत्खनन 5 स्तर तथा 2 भागों में हुआ है। ये भी सही है। कालीबंगा के पश्चिम भाग में जुते हुए खेत के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये भी सही है। कालीबंगा सभ्यता के दुर्ग भाग की दक्षिण पूर्वी भाग में जुते हुए खेत के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये भी सही है। इस सभ्यता की खोज 1952 में ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास नहीं, ये अक्षय कीर्ति व्यास नहीं है, ये अमलानंद घोष है। तो ये कथन गलत है। 6वां कथन गलत है ये कथन। तो कौन कौन से सही हैं? 1 2 3 4 5 ये सारे कथन सही हैं, और 6वां कथन गलत है, क्योंकि इसकी खोज अक्षय कीर्ति व्यास नहीं करते, इसकी खोज करते हैं अमलानंद घोष, और उसके बाद में उत्खनन करते हैं वीवी लाल, वीके थापर, एमडी खर्रे, जेपी जोशी, ये सारे लोग इसका उत्खनन करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको क्लियर रहेंगी। अब इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। ये जुते हुए खेत वाले ये जो कथन दे रखे हैं इनको मैं समझा दे रहा हूँ, आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा। देखिए, ये मान लीजिए हनुमानगढ़ है, और हनुमानगढ़ को अगर हम ये उत्तर दिशा माने, ये दक्षिण माने, ये पूर्व और ये पश्चिम, लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा। ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये पश्चिम। तो इस हनुमानगढ़ में और जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कौन सी जगह स्थित है? इस जगह स्थित है। वो सॉरी, कालीबंगा सभ्यता है वो कहाँ है? इस जगह है। तो हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के सिंधु घाटी सभ्यता कौन से दिशा में होगी? दक्षिण पश्चिम दिशा में। अब कथन देखिए क्या है। यह सभ्यता हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। बिल्कुल सही है। कहाँ स्थित है? ये दक्षिण और पश्चिम इस जगह स्थित है। तो कौन सी दिशा में स्थित है? दक्षिण पश्चिम में। उसके बाद में ये कालीबंगा है। कालीबंगा के 2 भाग हैं, एक तो ये पश्चिमी भाग है और ये पूर्वी भाग है। ये जो पश्चिमी भाग है वो दुर्ग भाग। कैसा भाग है? दुर्ग भाग। और ये जो पूर्वी भाग है ये है नगर भाग। कैसा है? नगर भाग। तो जो कृषि या जुते हुए खेत के अवशेष मिलते हैं वो दुर्ग भाग में मिलते हैं। कालीबंगा सभ्यता में जो जुते हुए खेत के अवशेष मिलते हैं वो कौन से भाग में मिलते हैं? दुर्ग भाग में। तो कालीबंगा की कौन सी दिशा में दुर्ग भाग है? पश्चिम में। तो फिर जुते हुए खेत भी कहाँ होंगे? पश्चिम में। अब हम करते हैं दुर्ग के 4 भाग। ये दुर्ग की उत्तर दिशा है ऊपर, नीचे दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम में। और ये दुर्ग भाग के इस क्षेत्र में जुते हुए खेत हैं। तो ये कौन सा क्षेत्र है? दक्षिण पूर्व। कौन सा है? दक्षिण पूर्व। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर समझ नहीं आया हो तो बार बार देखना, उसको 1 2 बार में समझ आ जाएगा। कालीबंगा सभ्यता के बारे में कथन, ये भी पहले ही था और फिर वही क्वेश्चन है। 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। बिल्कुल सही है। पहले वाले क्वेश्चन में 6वां ऑप्शन यही था, क्योंकि ये से गलत माना था ना, उसमें लिख रखा था अक्षय कीर्ति व्यास, और अक्षय कीर्ति व्यास कालीबंगा की खोज नहीं करते, वो खोज करते हैं आहड़ सभ्यता की। कौन सी सभ्यता की खोज करते हैं? आहड़ सभ्यता की। 1953 में आहड़ सभ्यता की खोज करते हैं। चलिए नेक्स्ट। 1961-62 में बीवी लाल और वी के थापर एमडी खर्रे ने उत्खनन किया। बिल्कुल सही है। हालांकि इसका पूरा उत्खनन 1961 से 69 तक चलता है, लेकिन 1961-62 में इन तीनों ने उत्खनन किया था। उत्खनन में सभ्यता के 5 स्तर सामने आए हैं। बिल्कुल सही बात है।
कितने स्तर सामने आए? 5 स्तर सामने आए, जिसमें से 2 स्तर प्रथम और द्वितीय स्तर पूर्व हड़प्पा काल के, और चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा हड़प्पा कालीन है, यानी हड़प्पा के समकालीन है। कालीबंगा सभ्यता 2 भागों में बांटा गया है। कालीबंगा सभ्यता के कितने भाग हैं? 2। एक दुर्ग भाग है, पश्चिमी भाग, और एक नगर भाग है। एक दुर्ग भाग और एक नगर भाग। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके उपयुक्त सभी सत्य हैं। उपयुक्त सभी सत्य हैं। कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन में 5 स्तर बताए हैं। इसमें असत्य कथन बताइए। ये विशेष इंपोर्टेंट है कि आपको असत्य और सत्य कथनों में इसका ध्यान रखना है कि सत्य पूछ रखा है कि असत्य पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है? असत्य। असत्य बताने प्रथम 2 स्तर हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है, ये तो बिल्कुल सत्य है। तीसरा चौथा पांचवा स्तर हड़प्पा के समकालीन है, ये दोनों सत्य है। दोनों कथन क्या है? सत्य है। और तीसरा भी क्या लिख रखा है? दोनों सत्य है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो तीनों ऑप्शन है 1, 2 और 3, ये तीनों सही हो गए, और इसमें क्या पूछ रखा है? असत्य। तो इसका क्या हो जाएगा? दोनों गलत हैं, क्योंकि उल्टा पूछ रखा है ना, तो इसलिए इसमें अपन ने गलत आंसर दिया है कि दोनों गलत हैं। बाकी ये दोनों सही हैं। दोनों क्या है? सही हैं। ऐसे क्वेश्चन आजकल घुमा के पूछने लग गया है। ऑप्शनों में थोड़ा मतलब आपको आंसर आ रहा होगा, लेकिन आप ऑप्शनों में घूम जाओगे। थोड़ा सोच के देखो। असत्य पूछ रहा है, अब इन चारों में से गलत कौन सा कह रहा है? असत्य का मतलब है झूठ। तो ये तो सही बोल रहा है पहला ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन सही बोल रहा है। प्रथम और दूसरा जो स्तर है वो हड़प्पा से भी प्राचीन है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तीसरा चौथा और पांचवा स्तर है वो हड़प्पा के समकालीन है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। फिर तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि दोनों सत्य हैं, तो तीसरा भी सही कह रहा है कि ये दोनों सत्य हैं। तो इसमें झूठ कौन सा बोल रहा है? चौथे वाला झूठ बोल रहा है कि ये दोनों गलत हैं, और ये झूठ ही पूछ रहा है। तो झूठ कौन सा ऑप्शन बोल रहा है? चौथा ऑप्शन बोल रहा है, 4 नंबर बोल रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे। आरपीएससी का लेवल बढ़ गया है, इस तरह के ऑप्शनों के लिए आपको तैयार रहना होगा, तैयार रहना है इसके लिए। नेक्स्ट, किस सभ्यता से प्राप्त कब्रिस्तान से एक बच्चे की कंकाल की खोपड़ी से 6 छिद्र मिले हैं, जिसे शल्य चिकित्सा या मस्तिष्क शोध के अवशेष या प्रमाण बताया जाता है? तो ये तो आपको ज़्यादा, मेरे हिसाब से ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बचपन से जब तीसरी चौथी कक्षा में कालीबंगा लगने लग जाती है, तब से हम इस लाइन को पढ़ लेते हैं। तो 6 छिद्रों वाली एक बच्चे की खोपड़ी कहाँ से मिली है? कालीबंगा से, जिसको शल्य चिकित्सा या मस्तिष्क शोध के प्रमाण बताए जाते हैं। कालीबंगा सभ्यता के बारे में बताइए। यह एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ से काले व सफेद मृद भांड मिले हैं। जुते हुए खेत के साथ, जुटे लिख दिया है, जुते हुए खेत है ये। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, साथ नहीं सॉरी साक्ष्य है। जुते हुए खेत के क्या है? साक्ष्य मिले हैं। ऊंट की अस्थियां मिली हैं, भूकंप के अवशेष मिले हैं, लकड़ी की नालियां मिली हैं। ये उपरोक्त सभी सारे सत्य हैं। ये सभी क्या है? सही है। ये आपको बार बार देखनी पड़ेगी वीडियो, जिससे आपको यहाँ मैंने आपको रिवीजन फॉर्मेट भी दे रखा है, प्रैक्टिस भी हो जाए और रिवीजन भी हो जाए, इसलिए मैंने ये सारे सारे ऑप्शन, नहीं तो 4 ऑप्शन आते हैं आपके सामने, मैंने साथ साथ दे रखे हैं। तो इसमें आपका कहीं ना कहीं फ़ायदा है कि सारी चीज़ें रिवीजन हो रही हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसका संबंध आहड़ सभ्यता से नहीं रहा? यानी कौन से विद्वान हैं जिनका संबंध आहड़ सभ्यता से नहीं रहा? तो अक्षय कीर्ति व्यास खोज करते हैं, आहड़ सभ्यता की क्या करते हैं? खोज करते हैं। रतन चंद्र अग्रवाल और एच.डी. सांकलिया ये दोनों उत्खनन करते हैं, किंतु अमलानंद घोष का इस सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है। कौन से विद्वान है जिनका कोई लेना देना नहीं है? अमलानंद घोष। चलिए नेक्स्ट,
किस सभ्यता को धूलकोट आगाटपुर नाम से जाना जाता है? तो ये दोनों स्थानीय नाम है और ये आहड़ सभ्यता के स्थानीय नाम है। कौन सी सभ्यता के स्थानीय नाम है? आहड़ सभ्यता के स्थानीय नाम है। नेक्स्ट, अक्षय कीर्ति व्यास ने आहड़ सभ्यता की खोज कब की? फैक्ट है, रटने ही पड़ेंगे आपको। 1953 में। अक्षय कीर्ति व्यास आहड़ सभ्यता की कब खोज करते हैं? 1953 में। 1952 में कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष करते हैं। 1972 में गणेश्वर की खोज रतन चंद्र अग्रवाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस सभ्यता के लोग मृतकों को गहने व आभूषणों के साथ दफनाते थे, जो उनकी मृत्यु के साथ भी जीवन की अवधारणा का समर्थन होने के प्रमाण है, यानी पुनर्जन्म जन्म के प्रमाण है। यानी कौन सी सभ्यता है जहाँ पर आभूषणों को दफनाते थे लोगों के साथ में, कि जब लोगों की डेथ हो जाती तो उनकी पुनर्जन्म के लिए अगले जन्म में उनको काम देंगे और उसके लिए उनके आभूषण वगैरह दफना देते थे साथ में। तो वो कौन सी सभ्यता है? आहड़ सभ्यता है। जहाँ से इसे वो ये भी बोल सकते हैं पुनर्जन्म के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, तो राजस्थान में पुनर्जन्म के प्रमाण भी कौन सी सभ्यता से मिलते हैं? आहड़ सभ्यता से मिलते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग विश्वास करते थे कि जिसकी डेथ हुई है उसके साथ में आभूषण वगैरह दफनाए जाएं, जिससे अगले जन्म में उसको काम देंगे, इसलिए ये पुनर्जन्म के प्रमाण है। नेक्स्ट, आहड़ सभ्यता के बारे में कथन बताइए। लाल काले मृदवांड मिलते हैं। लाल सफेद कालीबंगाते मिलते हैं, अलग अलग आपको याद रखनी है। लाल और सफेद मृदवांड, सॉरी काले सफेद मृदवांड कालीबंगा से, लाल काले मृदवांड आहड़ से, और लाल और नीले मृदवांड गणेश्वर थे। चलिए, लाल काले मृदवांड आहड़ से मिलते हैं, बिल्कुल सही है। इसका दूसरा नाम ताम्रवती नगरी है। इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर है और ताम्रवती नगरी कौन सी है? आहड़ सभ्यता है। दूसरा, ये रंगाई छपाई के उद्योग का प्रमुख केंद्र था, बिल्कुल सही है। जो आहड़ सभ्यता है वो रंगाई छपाई उद्योग का प्रमुख केंद्र था। यहाँ के मकान कच्ची ईंट व पत्थर का उपयोग किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। माफी चाहूंगा मैं, थोड़ा डिस्प्ले पर वो आ गया। यहाँ के जो मकान है उनमें कच्ची ईंटों का उपयोग किया गया है और पत्थर का उपयोग किया गया है। इस सभ्यता का उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल और HD सांकलिया द्वारा किया गया, बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी सही हैं। आहड़ सभ्यता पाषाण धातु युक्त सभ्यता है, बिल्कुल, ये कथन भी थोड़ा याद रखना। देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट कथन कौन सा है? यहाँ के मकानों में कच्ची ईंट व पत्थर का उपयोग किया गया है। सीधे सीधे मैं आपको 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ। कच्ची ईंटों के मकान कालीबंगा, कच्ची ईंट व पत्थर के मकान आहड़, और पत्थर के मकान केवल पत्थर के पूछे तो गणेश्वर। उम्मीद करता हूँ याद रह जाएंगे। कच्ची ईंटों के मकान कालीबंगा, कच्ची ईंट प्लस पत्थर आहड़, और केवल पत्थर गणेश्वर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये PDF मैं आपको भेज दूंगा, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भेज दूंगा और इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप की, आप उसको ज्वाइन कर लेना। और मैं लिंक डाल दूँ, उसमें मैसेज डाल देना कि सर PDF भेज दूंगा, PDF भेज दूंगा। और टेलीग्राम की भी लिंक डाल दूंगा मैं आपके लिए। अभी ज़्यादा कोई सब्सक्राइब, अपने चैनल भी पुराना नहीं है, चैनल पे भी ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है। अपना नया चैनल व्हाट्सएप पे बनाएंगे, नया टेलीग्राम पे बनाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को थोड़ा ज्वाइन करवाना, जिससे अपना चैनल बन जाए बड़ा। गिलुंड सभ्यता के बारे में सत्य कथन बताइए। ये एक ताम्रयुगीन सभ्यता का स्थल है, बिल्कुल सही है। यहाँ के मकानों में पक्की ईंटों का उपयोग किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है पक्की ईंट। कच्ची ईंट कालीबंगा, कच्ची ईंट प्लस पत्थर आहड़, और केवल पत्थर गणेश्वर, और पक्की ईंटों के मकान कहाँ मिलते हैं? गिलुंड में। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है यहाँ।
इस सभ्यता की खोज 1957-58 में बीवी लाल के द्वारा की गई, बिल्कुल सही है। यहाँ से 5 प्रकार के मृदवांड मिले हैं। कितने प्रकार के मृदवांड मिले हैं? 5 प्रकार के। यहाँ 1998 से 2003 के मध्य पुणे के प्रोफेसर वी एस सिंधे और पेंसिल्वेनिया, अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है पेंसिल्वेनिया, उस पेंसिल्वेनिया के प्रोफेसर हैं ग्रेगरी पेसल, इन दोनों ने भी उत्खनन का कार्य किया था। तो गिलोंड सभ्यता के उत्खनन से संबंधित 3 विद्वान हैं, वीवी लाल, वी.एस. सिंधे और ग्रेगरी पोसल। बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये तीनों विद्वान। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं भाई। नेक्स्ट, 1967 से 1970 के मध्य डॉक्टर वी.एन. मिश्रा ने कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में किस सभ्यता का उत्खनन किया? तो भीलवाड़ा में वी.एन. मिश्र ने कौन सी सभ्यता का उत्खनन किया था? बागौर का। कौन सी सभ्यता का उत्खनन किया था? बागौर का। कोठारी नदी के किनारे, डायरेक्ट नदी कई बार पूछ रखी है और इसका उत्खनन करता भी पूछ रखा है, लोकेशन पूछ रखी है, सारी चीज़ें याद रखनी है। तो बागौर सभ्यता कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में। कौन सी नदी पर? कोठारी में। खोज इसकी किसने की है? वी.एन. मिश्र ने 1967 से 70 के मध्य की है। यहाँ से 4000 से 5000 ईसा पूर्व के प्रागैतिहासिक काल के अवशेष मिलते हैं और यहाँ मध्य पाषाण काल और लघु पाषाण काल के भी अवशेष मिलते हैं। यानी एक शब्द में कहूँ तो पाषाणकालीन स्थल याद रख सकते हैं आप। और यह पाषाण काल के कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। राजस्थान में प्राचीनतम पशुपालन और कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? बागौर से। गणेश्वर सभ्यता के बारे में सत्य कथन बताइए। इस सभ्यता का उत्खनन कार्य 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुआ, बिल्कुल सही है। यह स्थल 2800 ईसा पूर्व का है। 2800 वर्ष पूर्व नहीं, ईसा पूर्व, सॉरी, है ईसा पूर्व सब की सभ्यता है। यह स्थल कांतली नदी के किनारे विकसित हुआ और उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोराबाटी भी कहा जाता है। ये नीमका थाना में स्थित है। गणेश्वर सभ्यता नीमका थाना सीकर में पड़ता है अपने। और इस सभ्यता की कुछ विशेषता मैंने लिख रखी है, ये भी आपको याद रखनी चाहिए। यहाँ के तांबे के उपकरणों में 99% शुद्ध तांबे का उपयोग किया गया है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। गणेश्वर सभ्यता से जो तांबे के उपकरण मिले हैं, लगभग 28,000 से ज्यादा उपकरण मिले हैं तांबे के, और उन उपकरणों में लगभग 99% तक शुद्ध तांबे का उपयोग किया गया है। यहाँ से तांबा संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में भेजा जाता है, या जो पूरे संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में, जैसे चाहे हड़प्पा स्थल हो, मोहनजोदड़ो हो, कालीबंगा हो, चनूदड़ो हो, जहाँ भी तांबे की आवश्यकता होती तो वो अपने कहाँ से भेजा जाता था? गणेश्वर थे। यहाँ के जो मृदवान है वो काले और नीले मृदवान है। कैसे हैं? काले और नीले। काले और सफेद कहाँ के हैं? कालीबंगा के। काले और नीले कहाँ के हैं? गणेश्वर के। और लाल काले कहाँ के हैं? आहड़ के। ये तीनों मृदवांड अलग अलग याद रखने हैं। लाल काले मृदवांड आहड़, काले नीले मृदवांड गणेश्वर, और काले व सफेद मृदवांड वो कालीबंगा। इस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, ताम्र संचयी सभ्यता और पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। इतना ही पढ़ा होगा आपने। अब जहाँ भी किसी भी कोचिंग पर आपने 2-3 घंटे बिगाड़े होंगे गणेश्वर सभ्यता पे, इंपॉर्टेंट लाइन इतनी ही निकलेंगी। आप इसलिए कहता हूँ जुड़ो आप, और आपकी तैयारी बहुत बेहतर ढंग से करवाऊंगा मैं। तो ये सारे इतनी ही लाइन इंपॉर्टेंट है गणेश्वर सभ्यता में। इस गणेश्वर सभ्यता के एक ये भी याद रख लेना है, इस गणेश्वर सभ्यता की जो उपकरण मिले उनसे कुछ संबंधित एक इसी गणेश्वर से संबंधित एक स्थल कुराड़ा और है। वो कुराड़ा डीडवाना कुचावन में पड़ता है। वहाँ से भी जो कुछ तांबे के स्थल मिले हैं, तांबे के उपकरण मिले हैं, उनका माना जाता है कि वो भी कहीं ना कहीं गणेश्वर से संबंधित उपकरण है। तो ये लाइन भी आपको याद रखनी चाहिए। कल मैंने आपको वीडियो में बताई थी ये लाइन। आर.सी. अग्रवाल को किस सभ्यता के उत्खनन में सुरापात्र एक रोमन पात्र है। सुरापात्र सॉरी, ये गलत मिसप्रिंट हो गया है। सुरापात्र यूनानी सुराही मिली जो
इसके विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है। यानी आर.सी. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल ने बहुत कार्य किया है भाई राजस्थान में पुरातत्व से संबंधित। देखिए रतन चंद्र अग्रवाल का मैं आपको संबंध बताऊं तो बैराट से संबंधित हैं ये, आहड़ से संबंधित हैं, भीनमाल से संबंधित हैं, और गणेश्वर की तो खोज ही करते हैं ये, तो बहुत इम्पोर्टेंट है आर.सी. अग्रवाल। तो ये सारी जो सुराही मिली है वो कहाँ से मिली है? भीनमाल से। भीनमाल एक गुर्जर प्रत्याहारकालीन स्थल है, और गुर्जर प्रत्याहारकालीन स्थल में एक स्थल और याद रखना है आपको, राजौरगढ़। राजौरगढ़, ये राजौरगढ़ भी आपको याद रखना है। राजौरगढ़ अलवर में गुर्जर प्रत्याहारकालीन स्थल है ये। तो भीनमाल भी गुर्जर प्रत्याहारकालीन स्थल है। इसे विदेशी व्यापार का केंद्र है भीनमाल। किसने खोज की थी? आर.सी. अग्रवाल ने खोज की थी। यहाँ से एक सुराही मिली थी जो विदेशी पात्र था, यूनानी पात्र था, इस कारण इसको विदेशी व्यापार का केंद्र माना था। भीनमाल का प्राचीन नाम था श्रीमाल। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? श्रीमाल। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कोटपुतली बैरोड में स्थित बैराट सभ्यता के बारे में सत्य कथन बताइए। ये एक प्रश्न में आपकी की पूरी बैराट सभ्यता कंप्लीट हो जाएगी। इस सभ्यता की खोज 1936-37 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। बिल्कुल सही है। इस सभ्यता का उत्खनन नील रतन बनर्जी तथा कैलाश नाथ दीक्षित द्वारा किया गया। बिल्कुल सही है। यहाँ से गोल बौद्ध मंदिर मिले हैं। सम्राट अशोक का शिलालेख मिला है जिसे बाबरू शिलालेख कहते हैं। इस सभ्यता के विनाश का जिम्मेदार हूण शासक मिहिर कुल को माना जाता है। बिल्कुल सही है। वेनसंग कहते हैं इस बात को कि इस सभ्यता का विनाश मिहिर कुल ने किया था। यहाँ से प्राप्त सम्राट अशोक का बाबरू शिलालेख अशोक के बौद्ध धर्म ग्रहण करने का पुख्ता प्रमाण माना जाता है। ये भी बिल्कुल सारे कथन सत्य हैं। यहाँ से कौन सा शिलालेख मिला है? बाबरू शिलालेख। बाबरू शिलालेख बीजक डूंगरी से मिला है। यहाँ से महाभारत कालीन अवशेष मिलते हैं। इसका प्राचीन नाम विराट नगर था। मत्स्य जनपद की राजधानी थी और मौर्य काल तो सम्राट अशोक के प्रमाण मिलते ही हैं। मुगल कालीन अवशेष मिलते हैं यहाँ से, और प्रत्याहार कालीन भी अवशेष मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में आर्य संस्कृति और वैदिक सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है आर्य संस्कृति। बरौर अनूपगढ़ में पड़ती है। अनूपगढ़ हालांकि श्रीगंगानगर में। तरखान वाला डेरा श्रीगंगानगर में। चक 64, ये उपयुक्त सभी चारों स्थल हैं जो कौन एक सेकंड, चारों स्थल हैं बरौर, तरखान वाला डेरा और चक 64। ये चारों के चारों स्थल किससे संबंधित हैं? आर्य संस्कृति से संबंधित हैं या वैदिक सभ्यता से संबंधित हैं। और अन्य महत्वपूर्ण राजस्थान में जो स्थल हैं उनके बारे में ये एक लाइन में आपको याद रख लेने चाहिए। इनकी लोकेशन कभी कभार डायरेक्ट पूछ लेते हैं, ज़्यादा कोई क्वेश्चन इनका बनता नहीं। लोकेशन मोस्टली पूछते हैं इनकी, तो लोकेशन आपको सभी की याद रखनी पड़ेगी इनकी। रंगमहल हनुमानगढ़ में पड़ती है। रंगमहल, पीलीबंगा, कालीबंगा, ये सारी हनुमानगढ़ में। ओजियाना में, ओजियाना सभ्यता कहाँ पड़ती है? भीलवाड़ा में पड़ती है। नगरी कहाँ पड़ती है? नगरी और नगर में याद रखना है। नगरी चित्तौड़गढ़ में पड़ती है, मध्यमिका नगरी। और आपके नगर कहाँ पड़ती है? टोंक में पड़ती है। सिवी जनपद की राजधानी थी जो मध्यमिका, उसका ही नाम क्या है? नगरी। बरौर सभ्यता जो अभी के अभी अब वैदिक कालीन स्थल है, ये कहाँ है? अनूपगढ़ श्रीगंगानगर में स्थित है। तिलवाड़ा सभ्यता बालोतरा में स्थित है। नगर मैंने आपको बताई दिया, टोंक में स्थित है। जोधपुरा सभ्यता, हालांकि आपको नाम से लग सकता है कि जोधपुरा है तो जोधपुर में स्थित होगी, लेकिन जोधपुरा सभ्यता कहाँ स्थित है? जयपुर में। बालाथल सभ्यता कहाँ स्थित है? उदयपुर में। ईसवाल सभ्यता कहाँ स्थित है? ईसवाल सभ्यता कहाँ स्थित है? उदयपुर में। नोआ कहाँ स्थित है? भरतपुर में। और स्थलें जिनके आपको बड़ी बड़ी सभ्यताएं उनके पता ही है आपको, जैसे अभी स्थान चेंज हो गए हैं इसलिए बता दे रहा हूँ। जैसे बैराट सभ्यता है, बैराट
सभ्यता कोटपुतली बहरौड़ जिले में पड़ती है। नए जिलों के अनुसार कोटपुतली बहरौड़ में। नीम का थाना में पड़ते हैं आपके गणेश्वर सभ्यता। कालीबंगा का आपको पता ही है। आहड़ सभ्यता उदयपुर में पड़ती है। गिलुंड राजसमंद में पड़ती है। इंद्रगढ़ बूंदी में पड़ती है। और कोराडा डीडवाना कुचावन में पड़ती है। कोराडा सभ्यता कहाँ पड़ती है? डीडवाना कुचावन में पड़ती है। तो ये महत्वपूर्ण स्थल हैं जो आपको याद रखने चाहिए। एक बहज नाम जरूर याद रखना। बहज डीग में पड़ती है, जो अभी खोजी गई है, 2025 में उसका उत्खनन हो रहा है। तो बहज सभ्यता कहाँ स्थित है? डीग में। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो भी मैंने 4 सभ्यताएं पढ़ाई आपको उनका सार कंप्लीट कराने की कोशिश की है मैंने, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास बेनिफिट देगी, आपको अच्छे लगेगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा शेयर करो। अब जो नया अपना अगला टॉपिक आएगा वो गुर्जर प्रत्यार वंश आएगा। तो गुर्जर प्रत्यार वंश को अपन कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद।